गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर जियोमॉर्फोलॉजी से संबंध रखने वाले अनाच्छादन, अपरदन और बृहद क्षरण संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है अपसल्कन मुख्यतः अपक्षय का एक प्रकार है। तो बताना है कि जो अपसल्कन है यह किसका एक मुख्य प्रकार है। तो वैसे आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो अनाच्छादन होता है, अनाच्छादन के कई पार्ट होते हैं। हम लोग कहते हैं कि अनाच्छादन 3 पार्टों का संयुक्त उपक्रम होता है, जिसके अंतर्गत एक होता है अपक्षयन, एक होता है अपरदन और एक होता है बृहद क्षरण। और इसी में जब हम अपक्षयन की बात करते हैं तो अपक्षयन में भी कई पार्ट आते हैं। अपक्षयन का एक होता है जिसमें होता है भौतिक अपक्षयन, एक होता है रासायनिक अपक्षयन और एक होता है जैविक अपक्षयन। तो जो रासायनिक अपक्षयन होता है उसी को हम लोग एक प्रकार से उसमें हम सॉल्यूशन प्रोसेस कहते हैं या उसको संक्षारण प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जो भौतिक प्रोसेस होता है, भौतिक प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन। और उसी एक्सफोलिएशन को ही हम कहते हैं अपदलन। क्या कहते हैं? अपदलन। और उसी को कहते हैं अपसल्कन। इसका तात्पर्य ये होता है, और ये ज़्यादातर जो एक्टिविटीज है देखने को मिलती है, जो कह सकते हैं गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है दिन का और रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों की जो चट्टानें होती हैं वह दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे ये परत दर परत उधड़ती जाती हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपसल्कन। क्या कहते हैं? अपसल्कन, या इसी को कहते हैं अपदलन, या इसी को कहते हैं एक्सफोलिएशन। और यह एक प्रकार का भौतिक अपक्षयन है। तो अपक्षयन के 3 प्रकार, एक है भौतिक, भौतिक में कई पार्ट हैं और उसी का एक पार्ट है अपसल्कन। इसी प्रकार अपक्षयन का रासायनिक भी प्रक्रम होता है, जैविक अपक्रम भी होता है, और इन सबको हम लोग प्रश्नों के माध्यम से भी देखेंगे। साथ में कालक्रम में और भी इस पर डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर है यह तो हो जाएगा बी। अगला लिखा है निम्नतम आधार तल अपरदन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो जो पावेल महोदय थे, पावेल महोदय ने ही जो आधार तल का निम्नतम सिद्धांत है यह दिया था। तो इसी आधार पर आपको ध्यान रखना है, और इसी आधार पर कहीं ना कहीं जो डेविस और पेंक महोदय का सिद्धांत है, इसी को आधार मान करके ही कार्य किया गया है कि जो अपरदन की प्रक्रियाएं हैं वो तब तक चलती रहती हैं जब तक वो आधार तल को प्राप्त ना कर लें। आधार तल का तात्पर्य होता है कि सी लेवल को जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेती हैं तब तक अपरदन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और इसी आधार पर डेविस और पेंक महोदय ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो उसका आधार क्या है? पावेल महोदय का। और पावेल महोदय का सिद्धांत क्या है? आधार तल का सिद्धांत। तो यह निम्नतम आधार तल का जो सिद्धांत है पावेल महोदय ने प्रस्तुत किया है। अगला लिखा है अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन अर्थात रिमूवल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो संक्षारण होता है या जिसको हम कहते हैं घोलीकरण, क्या जिसको हम कहते हैं संक्षारण, जिसको कहते हैं घोलीकरण, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस, इसी को कहते हैं कोरोजन प्रोसेस। तो कई नाम इनके हैं, और इसको आपको ध्यान रखना है कि अपनयन या ना विलयन, विलयन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। विलयन मतलब होता है सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं घोलीकरण। तो यह स्पष्ट रखना है, विलयन यानी सॉल्यूशन, घोलीकरण, इसी को संक्षारण कहते हैं, इसी को कोरोजन कहते हैं, और इसी का यह नाम है संक्षारण। क्या नाम है? संक्षारण। लेकिन अन्य जो नाम दिया है वह नाम लिया है अपघर्षण। तो अपघर्षण का क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है अब्रेशन। अब्रेशन या इसी को कहते हैं कोरेजन, अर्थात जब अपरदन के कारक और कह सकते हैं जो अवसाद हैं ये आपस में रगड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं पानी है, पानी पत्थर को रगड़े तो यह अपघर्षण कहलाता है। लेकिन वहीं पर एक पत्थर का टुकड़ा दूसरे पत्थर के टुकड़े को रगड़े तो उसको कहते हैं सन्निघर्षण। क्या कहते हैं? सन्निघर्षण। तो अपघर्षण और सन्निघर्षण में भी कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, उसको भी आपको स्पष्ट रखना है। सन्निघर्षण को कहते हैं एट्रिशन और अपघर्षण को कहते हैं एब्रेशन, लेकिन कोरेजन कहते हैं, इसको कोरेजन नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो नाम है इसको कहते हैं कोरेजन, और इसका जो नाम है इसको कहते हैं कोरोजन, SION। स्पष्ट रखिएगा, ये है कोरोजन और ये है कोरेजन। लेकिन
अगर अन्य नामों में देखें तो काफ़ी अंतर आपको स्पष्ट मिलता है। जैसे अपघर्षण को एब्रेशन भी कहते हैं, संक्षारण को सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आप जैसे भी देखें प्रश्न आपका बन जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर है वो तो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लिखा है, बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षयन आमतौर पर प्रबल है। अर्थात हिमालयी क्षेत्र में किस प्रकार से अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं। अपर्दन कहें या हम कहें, यहाँ पर चूंकि अपक्षयन की बात कर रहा है तो अपक्षयन से संबंध रखने वाले टॉपिकों को हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हिमालयी क्षेत्र होता है वहाँ पर विसल्कन अर्थात दिख रहा है एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन हिमालयी क्षेत्र में नहीं होता है। ये ज़्यादातर जो प्रक्रिया है ऐसे पठारी क्षेत्रों में होता है जहाँ का टेम्परेचर दिन में काफ़ी ज़्यादा और रात में काफ़ी कम हो जाता है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन के परिणाम स्वरूप ही कह सकते हैं हम एक्सफोलिएशन की प्रक्रियाएं होती हैं, अपदलन और अपसल्कन की प्रक्रियाएं होती हैं, ना कि हिमालयी क्षेत्र में। इसी प्रकार इसके निर्माण भी है और कृषि विघटन भी है, लेकिन जो सबसे यहाँ पर बेहतर आंसर है वो है शैलखंड का विघटन। क्या है? शैलखंड का विघटन। क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में जो अपक्षयन की मेन प्रक्रिया है वह शैलखंडों का क्या होता है, कालक्रम में विखंडन लगातार हो रहा है भौतिक विधि से। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लगातार कह सकते हैं जो हिम है ये पिघलते और कह सकते हैं जमते रहते हैं, जिसका परिणाम होता है शैलखंडों के ऊपर प्रेशर लगता है और रिलीज होता है, तो उसके भी परिणाम स्वरूप शैलखंडों का विखंडन होता है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैलखंड का विखंडन या विघटन, अर्थात पहला आंसर सही है। अगला लिखा है यहाँ पर, एक तरफ भू आकृति है और एक तरफ अपर्दन के कारक है। हमको मिलाना है कि कौन सी आकृति किस अपर्दन के कारक से मैच करती है। जैसे लिखा है प्राकृतिक तटबंध, तो प्राकृतिक तटबंध किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो जो भूमिगत जल होता है इसके परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि जो हमारा नदी वाला जल, कौन सा? सतही जल। अर्थात नदी का जो जल होता है जब ये बहता है और अपनी प्रौढ़ावस्था को प्रौढ़ावस्था से जब वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, लास्ट स्टेज में पहुंचता है, तो वहां पर प्राकृतिक तटबंध हमको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो टेरा रोजा होता है, टेरा रोजा खास करके हम कह सकते हैं कि जो, अच्छा अगर आप एक ही विकल्प से मिलान करना चाहें तो आपका तो आंसर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अन्य की आप मिलान करना चाहें तो आप देख सकते हैं जो टेरा रोजा है या भूमिगत जल का परिणाम है, और यह जो मृदा होती है या खास करके कॉफी की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भूमिगत जल होता है या कास्ट जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, और लास्ट स्टेज पर जब छज्जा पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है तो जो वहाँ पर खुरदरे पार्ट मिलते हैं वही आपके टेरा रोजा कहलाते हैं। इसी प्रकार जो सर्क है, सर्क हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली संरचना है, और अगर हम इंसेलबर्ग की बात करें तो यह पवन द्वारा निर्मित होने वाली संरचना है। तो इस आधार पर हम मिलान कर सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा 3421 अर्थात यहाँ पर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, नदी अपर्दन से विकसित निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। बताना है कि नदी के द्वारा जो अपर्दन की प्रक्रियाएं संपादित की जाती हैं इसके परिणाम स्वरूप कौन कौन सी संरचनाएं क्रम से हमको देखने को मिलती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में, या हम कहें कि नदी अपनी युवा अवस्था में भी आकार की घाटी बनाती है, और इसी भी आकार की घाटी को हम कहते हैं कैनियन कहते हैं, इसी को हम आई आकार की घाटी कहते हैं। यहीं पर हमारे गार्ज बनते हैं। तो यह प्रारंभिक अवस्था में बनता है, और जब नदी थोड़ा मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो मैदानी और पहाड़ी का जहां पर मिलन होता है वहां पर तलहटी मैदान होते हैं, जिसमें भाबर और तराई आता है। तो भाबर और तराई आपके पर्वतपदीय क्षेत्रों में मिलते हैं, अर्थात जहां पर पर्वत और मैदान का मिलन होता है, और पर्वतीय क्षेत्र में तंग घाटियां मिलती हैं। और जब यही नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो बाढ़ द्वारा लाई गई मृदाओं का निक्षेप करके मैदान बनाया जाता है, और जब समुद्र से मिलने को होती है अपनी वृद्धावस्था में तो वहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और यह नदियों का एक क्रम है, जो नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को जन्म देती है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रमों में से किन के द्वारा होता है। अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि जो चट्टान के टुकड़े हैं ये बड़े से छोटे जो हो रहे हैं यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप छोटे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपर्दन का प्रक्रम के बारे में बताना है कि अपर्दन का कौन सा प्रक्रम होगा, क्योंकि अपर्दन में भी कई टाइप के अपर्दन होते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो अपघर्षण होता है, सन्निघर्षण होता है, निलंबन होता है, संचारण होता है, कई टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमको आंसर देना है वह आंसर देना है अपर्दन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना।
इसका तात्पर्य है कि ये चट्टान एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के परिणाम स्वरूप छोटे होते हैं, अर्थात यहाँ पर होगा सन्नी घर्षण, और सन्नी घर्षण को ही हम कहते हैं एट्रिशन। क्या कहते हैं, एट्रिशन, अर्थात अवसाद के कण आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। और एक कण क्यों टकराते हैं, क्योंकि जो अपर्दन के कारक होते हैं ये अपने साथ इनको प्रवाहित करके जल में या हवा के माध्यम से जब या समुद्री तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, तो इनके साथ जो अवसाद है, यह अवसाद एक दूसरे अवसाद से टकरा करके उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सन्नी घर्षण। क्या कहते हैं, सन्नी घर्षण कहते हैं। अगला लिखा है गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को क्या कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पदार्थ की अनुढाल गति को हम जो नाम देते हैं, वह नाम आपको स्पष्ट होना चाहिए यहाँ पर, कि जो पदार्थ का संचलन होता है, क्या होता है, पदार्थ का संचलन होता है, अर्थात यहाँ पर मास वेस्टिंग होता है। क्या होता है, मास वेस्टिंग होता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा पदार्थ का संचलन, इसी को कहते हैं मास वेस्टिंग या बृहद क्षरण कहते हैं, जो अनाच्छादन का ही एक पार्ट है। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही जब बड़े बड़े कह सकते हैं शिलाखंड या पार्ट ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने लगते हैं, तो उसी को मास वेस्टिंग, बृहद क्षरण कहते हैं, और यह अनाच्छादन का ही एक प्रकार है। अगला लिखा है, यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे गए हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, दोनों सही है या एक सही है, जो भी है उस अनुसार हमको जवाब देना है। यहाँ पर लिखा है वायुमंडल से अनावृत शैल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता है। तो कह रहा है कि वायुमंडल के परिणाम स्वरूप जब कोई शैल अनावृत हो जाती है, अर्थात उसके ऊपर का जो मलबा है जब हट जाता है, तो खनिज बाहर आ जाते हैं, अर्थात खनिज जब सतह पे आ जाते हैं, तो क्या इस खनिज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्या। तो जब खनिज कह सकते हैं वायुमंडल के संपर्क में आ जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें परिवर्तन होगा। इस आधार पर जो लिख रहा है कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है, परिवर्तन होगा। दूसरा लिखा है ऑक्सीकरण के या ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया में से एक है। तो ऑक्सीकरण रासायनिक प्रक्रिया का एक पार्ट है। रासायनिक प्रक्रिया में कई प्रोसेस होते हैं। अगर हम सबके प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं देखा जाए तो यहाँ पर कार्बोनेशन भी होता है, फिर जलयोजन की प्रक्रिया होती है, फिर यहाँ पर सिलिका पृथक्करण की प्रक्रिया होती है, और जल अपघटन की प्रक्रिया होती है। तो कई प्रक्रियाएं यहाँ पर चलती हैं जो रासायनिक कह सकते हैं अपक्षयन के दायरे में ही आते हैं, और उसी का एक पार्ट है ऑक्सीकरण। इस पर बेहद चर्चा हम लोग कालक्रम में करेंगे, लेकिन अभी तो चूंकि प्रश्न टारगेट हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर केवल ये दूसरा सही है, पहला गलत है, और हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, पहला कथन गलत और दूसरा सही है। अगला लिखा है शिला पदार्थ अर्थात रॉक सामग्री का टूटना, मिटना और हटना आमतौर पर किस रूप में संदर्भित किया जाता है। देखिए, शिलाखंड कोई है या कोई रॉक सामग्री है, कोई पत्थर है, ये टूट रहा है, फिर वह किसी कारण से वहां से हट रहा है, तो ये जो सारा प्रक्रम होता है इसी को कहते हैं अनाच्छादन। क्योंकि अनाच्छादन जो होता है संयुक्त प्रक्रम होता है किसका, अपक्षयन, अपर्दन और बृहद क्षरण का। और इसमें होता क्या है कि चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती और फूटती है, उसके पश्चात अपर्दन के कारक के द्वारा यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं संयुक्त रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं अनाच्छादन। क्या कहते हैं, अनाच्छादन, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न लिखा है अपक्षय की दर निम्न में से कहाँ अधिक होती है। तो अपक्षय की दर, वैसे अपक्षय मतलब समझ रहे हैं, अपक्षय मतलब होता है अपने ही स्थान पर टूटना और फूटना। अपक्षय और अपर्दन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अनाच्छादन का जो पहला प्रक्रम है अपक्षयन, अपक्षयन का तात्पर्य होता है कि जब कोई शिलाखंड अपने ही स्थान पर अपक्षयित और अपघटित हो जाती है, अर्थात उसका भौतिक विघटन और अपघटन हो जाता है, तो उसको कहते हैं अपक्षयन की प्रक्रिया। अर्थात इसमें मोमेंटम नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का गति नहीं है। यहाँ पर लिखा निचला मैदान, तो निचले मैदान में जो प्रक्रिया होती है वह अपर्दन की होती है, ना कि अपक्षयन की होती है। जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में स्वाभाविक तौर पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं एक्सफोलिएशन जो प्रोसेस है वह थार के मरुस्थल में खूब होता है, अर्थात चट्टानों का भौतिक अपक्षयन खूब होता है, क्योंकि वहां पर चट्टानें सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। तो यही आपका अपक्षयन है। तेज अगर हम निचला मैदान देखें या पूर्वी घाट देखें या पश्चिमी घाट देखें, तो यहाँ पर अपर्दन की प्रक्रियाएं प्रमुख रूप से देखी जाती हैं, ना कि अपक्षयन की प्रक्रियाएं। अपक्षयन भी होता है लेकिन अपक्षयन की प्रक्रियाएं तुलनात्मक तौर पर कम है, बल्कि वहां पर क्या ज्यादा होता है, अपर्दन होता है। लेकिन थार का जो मरुस्थल है
यहाँ पर अपरदन की प्रक्रियाएं कम है, अपक्षयन की प्रक्रियाएं ज्यादा हैं। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया नहीं है। अर्थात यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं रासायनिक अपक्षयन की हैं, सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है जो रासायनिक अपक्षयन की नहीं है, और उसी को बताना है कि कौन सा रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया नहीं है। तो कार्बोनेशन भी रासायनिक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण भी है, विलयन भी है, सब रासायनिक के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अपपरणन होता है, अपपरणन का तात्पर्य होता है एक्सफोलिएशन होता है, अपदलन होता है, अपसलकन होता है, तो यह एक प्रकार से भौतिक अपक्षयन का पार्ट है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई चट्टान अपने ही स्थान पर जैसे प्याज का छिलका निकलता है उसी प्रकार एक एक परत उधड़ती चली जाती है। तो इस आधार पर हमारा जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है अपने ही स्थान पर सेलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। अपने ही स्थान पर जब सेल का विघटन होता है और अपघटन होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने ही स्थान का तात्पर्य क्या यहाँ पर है, यह एक अपक्षयन की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, अपक्षयन की प्रक्रिया है। और यहां पर बताना है तो अपक्षयन ही है तो अपक्षयन तो लिखना ही है, बाकी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही स्थान यानी अस्थैतिक प्रक्रिया है। और जो भूस्खलन है यह मास वेस्टिंग होता है, अर्थात इसमें गति है, जिसको हम कहते हैं बृहद क्षरण। साधारण भूस्खलन भी कहीं न कहीं यह बृहद क्षरण के अंतर्गत ही आता है। अपरदन में भी गति होती है। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं इसमें कहीं न कहीं गति इन्वॉल्व है, लेकिन जो पहली प्रक्रिया इसमें गति नहीं होती है। हमने पहले ही कहा कि जो अपक्षयन होता है यह गतिरहित प्रक्रिया होती है, अर्थात अपने ही स्थान पर चट्टान क्या होती है, विघटित और अपघटित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अपक्षयन की प्रक्रिया। अर्थात इसका अगर देखा जाए तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, उसको कहते हैं अपक्षयन की प्रक्रिया। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है। ऊष्मीय दबाव का तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट रखिएगा कि ऊष्मा के परिणाम स्वरूप और दबाव का यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि दो सेंटेंस है आपस में मिक्स कर दिया गया है कि सन के टेम्परेचर से कोई भी चट्टान हीट होती है उसमें प्रसार होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वहाँ पर हिम जमते हैं, बर्फ का जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर से चट्टान के ऊपर प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिन के समय जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर दिन के समय सूर्य के टेम्परेचर से ऊष्मीय प्रसार होता है, उस चट्टान का प्रसार होता है। लेकिन रात के समय जब टेम्परेचर घट जाता है तो जो भी वहाँ पर जल के पार्ट होते हैं वह ठोस रूप धारण करते हैं और यह चट्टान के मध्य में प्रेशर जनरेट करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं जो शुरू में ही हमने डिस्कस किया है एक्सफोलिएशन है, या जिसको अपदलन अपसलकन है। यह प्रक्रिया जो देखने को मिलती है कहाँ मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है। कणिकामय विघटन का जो उदाहरण है वैसे तो यह होगा यांत्रिक अपक्षयन का पार्ट है। किसका पार्ट है, यांत्रिक अपक्षयन का पार्ट है। लेकिन इसका तात्पर्य ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक बड़ी चट्टान है, कोई एक बड़ा शिलाखंड है, ऐसा तो है नहीं कि यह पूरा शिलाखंड किसी एक ही खनिज से बना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज विद्यमान होते हैं, और जब कई प्रकार के खनिज किसी भी शिलाखंड में होते हैं तो चूंकि हर खनिज का जो टेम्परेचर धारण करने की क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। तो जब इस शिलाखंड पर टेम्परेचर पड़ता है तो विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं यह विभिन्न प्रकार से टेम्परेचर को धारण करते हैं, और जब विभिन्न प्रकार से टेम्परेचर को धारण करते हैं तो विभिन्न प्रकार से इनमें प्रसरण और संकुचन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो खनिज के छोटे छोटे कण हैं यह एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। अर्थात इसी को कहते हैं कणिकामय विघटन। क्या कहते हैं, कणिकामय विघटन, जो एक यांत्रिक अपक्षयन का पार्ट है। अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। बताना है बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो अपस्तरण की बात की गई है, अपस्तरण जो है यह बृहद, ध्यान रखिएगा, बृहद संचलन के पार्ट में नहीं आता है, जबकि भूस्खलन या पंख प्रवाह या आधारी अधा खनन ये सब जो पार्ट हैं यह कहीं न कहीं बृहद क्षरण के पार्ट में ही आते हैं। लेकिन जो अपस्तरण का पार्ट होता है यह बृहद संचलन के पार्ट में नहीं आता है, अर्थात हमारा आंसर होगा सी। अगला लिखा है निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है। अर्थात भूमिगत जल के बहुत से कार्य हैं,
लेकिन उसमें से एक ऐसा कार्य है जो इसके द्वारा नहीं संपन्न किया जाता है और उसी को बताना है। लेकिन यहाँ पर कौन सा जल है? भूमिगत जल, अर्थात जो ग्राउंड वाटर की बात हो रहा है इसके विषय में पूछ रहा है। तो ग्राउंड वाटर क्या अपघर्षण नहीं करेगा? 100% करेगा, क्योंकि उसमें भी किसी ना किसी प्रकार का फ्लो होगा, और जब फ्लो होगा तो अपने साथ मटेरियल को लेकर के जाएगा और जल मटेरियल को घर्षण करके उसको तोड़ता और फोड़ता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं ये भी हमारा सही है। जलगत की क्रिया भी होगी, क्योंकि जल में किसी ना किसी प्रकार का मोमेंटम होता है। यहाँ पर घोलीकरण की भी प्रक्रिया होगी, क्योंकि जिस स्थान से गुजरेगा, जिस मार्ग से गुजरेगा, उस मार्ग में बहुत प्रकार के खनिज होंगे, अर्थात उसका कोई न कोई केमिकल कंपोजिशन होगा। और जल में भी एक केमिकल कंपोजिशन है H2O। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया भी होती है। लेकिन जो संघनन की प्रक्रिया होती है यह वायुमंडल की प्रक्रिया है। कहाँ की प्रक्रिया है? संघनन की जो प्रक्रिया है यह वायुमंडल की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो वहां पर वर्षा की प्रक्रियाएं संपन्न होने लगती हैं। और इस आधार पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला लिखा है अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा, क्या अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? तो घोल द्वारा का तात्पर्य आप स्पष्ट रखिएगा, इसका तात्पर्य है यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया का तात्पर्य है यहाँ पर संक्षारण हो रहा है, घोलीकरण हो रहा है, यहाँ पर विलयन बन रहा है, यहाँ पर सलूशन बन रहा है, यहाँ पर कोरोजन हो रहा है। और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपर्दन चक्र की तनु अवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि सामान्य अपर्दन चक्र की जो तनु अवस्था होती है, अपर्दन चक्र की भी 3 अवस्थाएं होती है, जिसके विषय में डेविस महोदय ने बताया भी है। एक होती है युवावस्था, एक होती है प्रौढ़ावस्था, एक होती है वृद्धावस्था। तो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था, यहाँ पर जो बात की जाती है युवावस्था में, इसका तात्पर्य है कि जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं तो वहाँ पर क्या बनाती हैं? वहाँ पर भी आकार की घाटी बनाती हैं, अर्थात घाटी गहरी होती है, सकरी होती है, आई आकार की घाटी बन जाती है, गार्ज बन जाते हैं, कैनियन बन जाते हैं। तो ये सारी जो संरचनाएं हैं यह कह सकते हैं नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, अर्थात तरुण अवस्था से, युवावस्था से है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा है घाटी का चौड़ा करना, ध्यान रखिएगा घाटी का चौड़ा तब होता है जब घाटी मैदानी क्षेत्र में, जब नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो घाटी चौड़ी होती है। और इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। शेष जो दिए गए हैं यह युवावस्था के पार्ट हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में ये सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वह शीर्ष अपर्दन हो, चाहे वह घाटी का गहरा होना हो, चाहे जलगर्त का वेधन हो, सब पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। अगला लिखा है यहाँ पर प्रश्न, पिंडित लावा के अपक्षयन से, क्या पिंडित लावा के अपक्षयन से कौन सी मृदा बनती है? वैसे लावा का तात्पर्य है कि मैग्मा से, अर्थात आग्नेय से। तो आग्नेय प्रक्रिया से जो बनने वाली हमारे जानकारी में एक मृदा है और उसकी नाम है काली। काली के विषय में आप लोग स्पष्ट होंगे कि बसाल्ट जो हमारा मैग्मा है या बसाल्ट जो चट्टान है उसी के ऊपर जो निर्मित होने वाली कालक्रम की चट्टान है, उसी की जो कालक्रम से निर्मित होने वाली मिट्टी है, उसी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, जो खास करके आप देखते हैं तो दक्कन के ट्रैप के पार्ट में पाई जाती है। अगला लिखा है तैलों के स्वास्थानन पर अपघटन एवं विखंडन। स्वास्थानन मतलब अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान यानी अपक्षयन की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अपक्षयन की प्रक्रिया है। इसी को कहते हैं बेदरिंग। क्या कहते हैं? बेदरिंग। अपक्षयन को ही कहते हैं बेदरिंग और इसी को कहते हैं ऋतु अपक्षयन। क्या कहते हैं? ऋतु अपक्षयन। स्पष्ट रखिएगा, ऋतु अपक्षयन को ही कहते हैं बेदरिंग, इसी को कहते हैं अपक्षयन। और यह अनाच्छादन का एक पार्ट है जो स्थानिक होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के अपर्दन जनित कारक यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें पवन भी अपर्दन का एक कारक है, भूमिगत जल भी है, हिमानी भी है, प्रवाहित जल भी है, सब अपर्दन के कारक ही हैं। लेकिन जो सर्वाधिक भूमिका है वह होती है प्रवाहित जल का। जो सतही जल होता है, नदियों के माध्यम से जो जल प्रवाहित होता है, यह बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है अपर्दन की प्रक्रिया में। और इसी के परिणाम स्वरूप जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं नवबलित, यह लगातार अपर्दित हो रहे हैं। और अरावली या जितने भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की संरचनाएं हैं ये सब बहुत पुरानी हैं और लगातार अपर्दन के कारक इसको काट छांट के नीचा करते चले जा रहे हैं। और यह प्रक्रिया अब हिमालय पे भी लगातार चल रही है, अर्थात सर्वाधिक जो भूमिका निभाता है वह है प्रवाहित जल, सतही जल या वर्षा का जल जो नदियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। अगला लिखा है भूस्खलन का प्रमुख जो कारण होता है कौन सा है?
भूस्खलन के वैसे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन भूस्खलन में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, जिसके बगैर भूस्खलन हो ही नहीं सकता, वो है गुरुत्वाकर्षण। अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ना होती तो कोई भी पिंड कहीं पर भी हो, कितने भी ऊंचाई पर हो, चाहे उसके नीचे कोई सपोर्ट हो या ना हो, वह वहां से खिसकेगा ही नहीं। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन यदि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो वह शिलाखंड कहीं पर भी हो, यदि थोड़ा सा भी उसमें इम्बैलेंस हुआ तो वह शिलाखंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन निचले अर्थात लो लैंड एरिया की तरफ फ्लो करना प्रारंभ कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भूस्खलन का जो मेन कंपोनेंट है निर्धारित करने वाला, वो है गुरुत्वाकर्षण। जबकि अपर्दन भी भूमिका निभाता है, अपक्षयन भी भूमिका निभाता है और वर्षा भी भूमिका निभाती है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। अगला प्रश्न लिखा है उत्पाटन। उत्पाटन का तात्पर्य होता है कि जब उत्पाटन का सीधा सीधा होता है कि जब जहां पर हिमनद होते हैं, हिमनद वाले क्षेत्रों में खास करके यह प्रक्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो पहला लिखा है अपरदनात्मक यंत्रों अर्थात कंकड़ पत्थर द्वारा हिमानी के, तो देखिए कंकड़ पत्थर द्वारा इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, सीधी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेसिक रोल है कि जो हिम के बड़े बड़े शिलाखंड है उसकी बात होता है, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अपरदन की प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर लिखा है शैल कमजोर पड़ती है तथा बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटती है तथा गतिशील हिम के प्रवाह से, ध्यान हिम के प्रवाह से, शैल दबाव के कारण, जब हिम के बड़े बड़े शैल खंड आगे बढ़ते हैं तो उससे चट्टानों के ऊपर प्रेशर लगता है, और जब प्रेशर लगता है और फिर वहां से हिम के जो पार्ट है यहाँ पिघल जाए या वहां से हट जाते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है। तो ऐसे बार बार किसी भी चट्टान के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर हटता है तो वह चट्टान जड़ सहित बाहर निकल जाती है, और उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? उत्पाटन, या इसी को कहते हैं प्लकिंग। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। शेष जो यहाँ पर लिखे गए हैं यह उतने बेहतर नहीं है, क्योंकि जो लिख रहा है आप देखिए शिलाखंड परस्पर रगड़कर, तो इसको कहते हैं एट्रीशन अर्थात सन्निघर्षण कहते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो लिखा है अपरदनात्मक कंकड़ पत्थर द्वारा हिमानी, इस प्रक्रिया को भी तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी कहते हैं सन्निघर्षण ही कहते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेहतर आंसर है वो है बी। और इसी के साथ आज का जो जियोमॉर्फोलॉजी का एपिसोड था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ प्रमुख अनाच्छादन, अपरदन और बृहद क्षण जैसी घटनाओं पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की है, इसी प्रकार कल के एपिसोड में हम लोग कुछ प्रमुख लैंड फार्म की चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।